साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए आज हम एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो है पढ़ेंगे। जजमेंट है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का। यह जुड़ा हुआ है एक्विटल इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से। जजमेंट है 10 मार्च 2025 का। पिटिशन नंबर है 532/2006। मनहर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात जजमेंट का टाइटल है। अगर मैं फैसला पूरा पढ़ा दूंगा आपको एज इट इज़ तो ना तो आपके समझ में आएगा, ना उसको अपने केस में अप्लाई कर पाओगे। इसलिए हमें कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं आज, आपके केस को लेकर भी और जो कंसर्न्ड ये जजमेंट है उसके प्रिंसिपल्स को लेकर भी, और कैसे हम टेक्निकली इन प्रिंसिपल्स का फ़ायदा ले सकते हैं, इसको जो है हम समझते हुए चलेंगे। क्लियर है बात ये साथियों। अब एक काम कीजिएगा, आपकी एक कॉपी लीजिए। जैसे मैं एक नोट्स जो है बनाता हूँ मेरे, इधर लिखिए आपकी स्टोरी और इधर लिखेंगे अपन इस केस की स्टोरी। मीन्स हमें कंसेप्चुअली क्लियर होना है सबसे पहले, और उसके साथ साथ जो है हमें हमारे केस का कंपैरेटिव एनालिसिस करना है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो और हम इजीली जो है अपने पक्ष को मजबूती के साथ इंडियन कोर्ट में रख सकें। साथियों मैं एक एडवोकेट हूँ और बीइंग एन एडवोकेट मेरी ये ड्यूटी है कि जो कानून की पोजीशन है उसको ईजी वे में आपको समझाना, ताकि आप समझ के अपने आप को कंसेप्चुअली क्लियर कर सकें और अपने केस को खुद से तैयार करके एक अच्छे तरीके से अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकें। क्लियर है बात ये। कोई चीज़ जो है मुश्किल नहीं है, सब कुछ डिपेंड है हमारे ऊपर और हमारे वर्कआउट के ऊपर। साथियों इस केस में 2 आरोपी हैं जिनको हम कहेंगे अक्यूज नंबर 1 एंड अक्यूज नंबर 2। तो आप अपनी कॉपी के राइट हैंड साइड पर लिख लीजिए कि देयर आर 2 अक्यूज इन द प्रेजेंट केस, अक्यूज नंबर 1 एंड अक्यूज नंबर 2। अब आपकी जो कंपैरेटिव स्टडी है आपके केस को लेके उसको भी जो है लिख लीजिए कि आपके केस में कितने आरोपी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं। तो हमने ये स्टेप जो है क्लियर कर लिया। दूसरा इसमें स्टेप क्या है कि प्रोसिक्यूशन किन धाराओं में हुआ, उसका बनाइए हेडिंग। जो ये कंसर्न केस है जिसको मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें जो आरोपी गण है इनका प्रोसिक्यूशन हुआ धारा 7, धारा 13(1)D PC एक्ट, धारा 12 PC एक्ट, धारा 120B IPC में। जबकि आपके केस में प्रोसिक्यूशन किस सेक्शन में आपका हुआ है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर धारा 7 है, धारा 13(1)D है, धारा 12 है, या इवन धारा 120B IPC है जो कि अभी हो गया है धारा 61 BNS, तो हम एक सही जजमेंट को जो है स्टडी कर रहे हैं। और अगर हमारा केस भी ट्रैप प्रोसीडिंग्स पर आधारित है तो ये जजमेंट जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। पर अगर आपका मामला जुड़ा हुआ है फॉर्जरी से या मामला जुड़ा हुआ है डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट से, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ये फैसला आपके काम नहीं आएगा। आप क्लास को जो है डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर ट्रैप प्रोसीडिंग से आप जुड़े हुए हैं तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों अब आती है स्टोरी ऑफ द केस। इस केस की स्टोरी क्या है उसको जो है हम समझते हैं, और इसके साथ साथ जो है लिख लीजिए आप अपने केस की स्टोरी को। स्टोरी क्या है कि जो कंसर्न फरियादी है उसकी एक एग्रीकल्चर लैंड है। इस लैंड पर इंस्टॉल होना था हाई टेंशन लाइन, जिसके लिए काटना था पेड़ों को, और पेड़ों को काटने के बाद जो मुआवजा है वो अदा होना था फरियादी पक्ष को। मुआवजे के लिए जो अक्यूज नंबर 2 है उसको करना था फील्ड इंस्पेक्शन, रिकॉर्ड करने थे स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट, प्लस ड्रॉ करना था पंचनामा, और अल्टीमेटली ये रिपोर्ट सौंपनी थी उसको अक्यूज नंबर 1 को, ताकि कंसर्न फरियादी का पेमेंट हो जाए। पर ऐसा इस केस में हुआ ही नहीं। कंसर्न फरियादी मिलता है अक्यूज नंबर 2 से। वो कहता है भाई काम तो हो जाएगा पर इसके लिए आपको रुपए देने पड़ेंगे, और उसने अक्यूज नंबर 1 के लिए 4000 रुपये और खुद के लिए 1000 रुपये मांगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह फर्स्ट डिमांड है, और आपके केस में भी पहली बार डिमांड हुई होगी। वो पहली बार डिमांड कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किस प्लेस पे हुई, किसके द्वारा हुई, और क्या वो डिमांड आपके बिहाफ पर हो रही थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया से हैं जो कि आपको नोट डाउन करने होते हैं, जिसको आप यूजुअली अवॉइड करते हैं। कहना यह था कंसर्न फरियादी का कि फिर मैं मिला अक्यूज नंबर 1 से, उसने जो है एक अलग कोटेशन दिया, एक अलग अमाउंट की जो है बातचीत करी, और अल्टीमेटली ये मामला रिपोर्ट हुआ ACB को, और कंसर्न आरोपी संख्या 1 को रंगे हाथों पकड़ा गया विथ अमाउंट 1000, जो कि 100 करोड़ अमाउंट था ब्राइब का। कंसर्न अक्यूज नंबर 1 एंड अक्यूज नंबर 2 ने जो है ट्रायल फेस किया। अक्यूज नंबर 2 तो एक्विट हो गया, अक्यूज नंबर 1 भी जो है एक्विट हो गया धारा 12 120B IPC के अंदर, बट उसे कन्वर्ट किया गया धारा 7 धारा 13(1)D PC एक्ट के तहत, और अल्टीमेटली उसको जो है सेंटेंस किया गया अकॉर्डिंगली। मैटर जो है अपील में गया। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कन्वर्ट होते हैं PC एक्ट पर और मैटर जाता है अपील के अंदर, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको 30 दिन के अंदर अंदर जो है SOS मींस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की अर्जी पर इफेक्टिव ऑर्डर जो है कराना होता है। अगर वो ऑर्डर इफेक्टिव नहीं हुआ या वो अर्जी अलाउ नहीं हुई तो हमारे लिए समस्या क्रिएट हो सकती है। इसलिए बी अवेयर, बी अलर्ट,
वाइल फाइलिंग द अपील बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। जल्दबाजी नहीं करनी है, बट एक बात ध्यान रखना है कि जो अपील में पॉइंट्स हैं वो इफेक्टिवली जो है डिस्कस हो जाने चाहिए। अगर वो डिस्कस नहीं है या आपका अपील का मेमो जो है स्ट्रांग नहीं है, देन इट माइट कॉज ट्रबल इन नियर फ्यूचर। क्लियर है बात? साथियों, इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो 10 पॉइंट जो है काफ़ी काम के हैं जो हमें समझने होंगे। पहला अटैक था डिफेंस का कि देयर इज़ नो कोएजेंट एविडेंस ऑन रिकॉर्ड टू एस्टेब्लिश द कंसर्न प्रोसिक्यूशन। ये पॉइंट इसलिए रखा गया कि कोएजेंट एविडेंस का महत्व है पीसी एक्ट के अंदर, और कोएजेंट एविडेंस को समझना है हमें तो बेसिकली एक सामान्य भाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ कॉरोबोरेशन ऑफ एविडेंसेस। बेसिकली कोई फैक्ट कहा ए ने कि मेरे घर पे चोरी हुई है, चोरी बी ने करी है, इतने अमाउंट की चोरी हुई है, या ये मेरा सामान चोरी हुआ है, तो जो भी फैक्ट्स हैं फ्रॉम इंसेप्शन टिल एंड ये प्रूव करने हैं कंसर्न ए को। अगर ए अपने फैक्ट्स को प्रूव नहीं कर पाता या उसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं रख पाता, तो ऐसे सिनेरियो में ए का पक्ष कमज़ोर होगा। जैसे मान लीजिए वो कहता है कि चोरी मेरे घर से हुई है, तो वो घर उसका है, उसको स्टैंड करना है। वो आर्टिकल उसके द्वारा परचेज्ड है, उसका वो मालिक है, उसको वो स्टैंड करना है, और उसकी कंसेंट के बगैर ये आर्टिकल मूव हुए ये उसको स्टैंड करना है। जब तक बेसिक एलिमेंट नहीं है, प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ है। वैसे ही केस पीसी एक्ट के कि जब तक कोई समर्थन नहीं है इफेक्टिव रूप में किसी भी कंप्लेनेंट को या उसकी स्टोरी को, तो ऐसे सिनेरियो में प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ होगा। इसलिए आप स्क्रूटनी कर लिया करो प्राइमरी स्टेज में कि जो एविडेंसेस फाइल पर हैं, क्या वो प्राइमरी एविडेंस है या वो सेकेंडरी एविडेंस है, क्या वो हियरसे एविडेंस है। तो ये सारा काम हालांकि रिव्यू का है, पर आपको स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा एविडेंस कई बार ऐसा भी होता है कि आई एविडेंस नहीं होती है, हियरसे एविडेंस होती है, और हियरसे एविडेंस का जो एविडेंटरी वैल्यू है बहुत कमज़ोर होता है। तो अगर आपकी हियरसे एविडेंस है, मीन्स सुनी सुनी बात वो डिपोज कर रहा है, तो उसका बेनिफिट लीजिए। दूसरी बात है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। इनका कहना यह कि हमें धारा 12 से बरी कर दिया गया, धारा 120 भी आईपीसी में जो है हमें एक्विट कर दिया गया। तो ऐसे सिनेरियो में धारा 7, धारा 53(1)(d) का जो कन्विक्शन है वो अपने आप में गलत है। इनका कहना यह है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस इज एब्सेंट, डिमांड, एक्सेप्टेंस, रिकवरी इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसिक्यूशन। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी का जजमेंट है 15 दिसंबर 2022 का, और एक फैसला है 17 मार्च 2023 का। 17 मार्च 2023 के फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि मियर डिमांड ऑफ एनी मनी कैन नॉट बी टर्म्ड एज डिमांड ऑफ ब्राइब। इसके अलावा धारा 7 का प्रोसिक्यूशन जब भी होगा तो आपके पार्ट पे होना चाहिए वॉलंटरीली एक्सेप्टेंस, और जो ऑफर है वो आपको देगा फरियादी। और धारा 53(1)(d) के लिए यह जरूरी है कि जो कंसर्न आरोपी है उसका डिमांड हो, जो कंसर्न फरियादी है उसका कंप्लाइंसेस हो। एक बात ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न टाइम पे धारा 53(1)(d) जो है अभी ट्रेंडिंग में यूज़ नहीं हो रहा है। कुछ राज्य जो है धारा 53(1)(d) के स्थान पे यूज़ कर रहे हैं धारा 13(1)(b). एग्जाम्पल के लिए स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर ये धाराएँ कॉमनली यूज़ हो रही है, और अन्य राज्यों में केवल जो मुकदमा है वो धारा 7 पीसी एक्ट के तहत जो है बुक किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप नोट डाउन कीजिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि धारा 7 है लगा दिया रहता है आरोपी पे, सिंगल आरोपी है, तो ऐसा सेक्शन में जो है गलत लगा दिया गया है। इस कंसर्न में आप ज्ञापन भी सौंप सकते हैं कंसर्न अथॉरिटी को, अगर वो आपको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं उस धारा से, तो ऐसे सिनेरियो में आप डिस्चार्ज या क्वेश्चन की हेल्प भी जो है ले सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिजम्पशन को लेके। हम सब जानते हैं कि अगर धारा 7 है तो प्रिजम्पशन जो है लाजमी सी बात है ड्रॉ होगा धारा 20 के अंदर। बट प्रिजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है हम आरोपी को दोषी मान लें। अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट, और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफेंस के वो प्रूव करने हैं प्रोसिक्यूशन को। अगर प्रोसिक्यूशन इंग्रेडिएंट्स को प्रूव नहीं कर रहा है, उसके सपोर्ट में कोई स्टेबल एविडेंस फाइल पे नहीं है जिसको हम एडमिसिबल कह सकें एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ एविडेंस एक्ट, तो ऐसे सिनेरियो में धारा 20 पीसी एक्ट का प्रिजम्पशन रूटीन मैनर में ड्रॉ नहीं होगा। जजमेंट वही है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या थे मटेरियल, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मटेरियल हैं दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉरोबोरेशंस। इस केस में पंचनामा जो है एक वाइटल डॉक्यूमेंट था जो कि आवश्यक था रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ कंसर्न ट्री जो कट हुए हैं, ताकि उसके आधार पर हम एक मुआवजे का अमाउंट जो है तय कर सकें। जबकि वो डॉक्यूमेंट जो है रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया, इस पॉइंट पर आपत्ति ली गई, कोर्ट ने कहा आपत्ति जो है वैलिड है। साथियों, पॉइंट नंबर 5 में डिफेंस का कहना यह था कि नो वर्क ऑफ द कंसर्न कंप्लेंट इज पेंडिंग विद द अक्यूज। और एक बात ध्यान रखिएगा, पेंडेंसी ऑफ वर्क जो है इंपॉर्टेंट है, ये जो है जनरेट करता है मोटिव। अगर इस केस में पेंडेंसी नहीं है तो कन्विक्शन बैड इन लॉ है, जिसके लिए उन्होंने क्या कहा कि अक्यूज नंबर 2 को करना था फील्ड इंस्पेक्शन, रिपोर्ट तैयार करनी थी, उसने रिपोर्ट तैयार नहीं करी। जब तक रिपोर्ट तैयार ही नहीं होगी तो पेमेंट कैसे होगा बाय अक्यूज नंबर 1, तो स्टोरी जो है डाउटफुल अपने आप में हो जाती है। साथियों, पॉइंट नंबर 6 ये था इनका
कि जो कंसर्न अक्यूज नंबर 1 है उसने कोई भी डिमांड नहीं करी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एट द इंसेप्शन देयर इज़ नो डिमांड बाय अक्यूज नंबर 1। और ये मैटर जो है इसमें जब बयान हुए फरियादी कोर्ट के अंदर तो उसने स्पेसिफिक एडमिशन दिया कि अक्यूज नंबर 1 ने कोई भी डिमांड नहीं करी थी। साथियों कई बार आप ये कहते हो कि भाई जो फरियादी है वो हमारे पक्ष में बयान दे गया। साथियों पक्ष में बयान दे गया या नहीं दे गया वो सब बात की बात है, पर डिमांड वाले पार्ट में उसने क्या कहा क्रॉस में, इसने कहा कि जो कंसर्न अक्यूज नंबर 1 है उसने कोई डिमांड नहीं किया, जबकि जो चार्जशीट है वो कहता है डिमांड किया। तो ऐसे सिनेरियो में इट इज़ अ केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। धारा 145 एविडेंस एक्ट में ये चीज़ें रिलीवेंट है। ऐसे सिनेरियो में फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा दुश्मन है कॉरपोरेशंस का सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट, जो कि बात करता है इनकन्सिस्टेंसी की, जो कि बात करता है ओमिजन्स की, जो कि बात करता है इम्प्रूवमेंट्स की। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। जब जब विरोधाभास आएगा, ओमिजन्स आएगा और जो स्टेटमेंट है उसमें आएगा इनकन्सिस्टेंसी, क्लियर है, या इम्प्रूवमेंट्स होंगे, लेक ऑफ कॉरपोरेशन होगा या कॉन्ट्रडिक्शन होगा जो कि मेजर है, देन वी कुड ईजिली हैव द बेनिफिट। तो इस पॉइंट पर भी जो है जोर मैं दे रहा हूँ, उसको जो है आप नोट कीजिएगा। साथियों इनका कहना यह था कि अक्यूज़ ने कोई भी अमाउंट जो है डिमांड नहीं करा। यहाँ बात हो रही है अक्यूज़ नंबर 1 की। इवन कोई भी अमाउंट जो है उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा। और जब फरियादी अमाउंट देने आया था तो उसने साफ कहा कि भाई मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डिफेंस है। तो रिफ्यूज़ल मस्ट बी इंडिकेटेड इन द क्रॉस। और एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रिजम्पशन भले ही यहाँ पर है, पर उसको रिब्यूट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है डिफेंस बॉक्स में आकर कॉरपोरेशंस करें धारा 315 CRPC के अकॉर्डिंग। अगर ऐसी जगह भी फाइल पर है या ऐसी स्थितियाँ फाइल पर है जिसके आधार पर आप संदेह पैदा कर सकते हैं तो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि आरोपी को अपना स्टैंड बियॉन्ड डाउट साबित नहीं करना है। आरोपी को अपना स्टैंड पुटअप करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, मीन्स वो संभावना है जो डाउट की रेड करते हैं। इनका कहना यह था कि जब हमने मना कर दिया तो जबरन फरियादी बगैर अक्यूज नंबर 1 की नॉलेज के वो अमाउंट जो है दराज में रख गया। टीम आई, टीम ने ये अमाउंट जो है उठवाया, अल्टीमेटली जो है केमिकल रिएक्शन हुआ। क्लियर बात है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है नोट डाउन कीजिएगा। साथियों आप एक बात नोट डाउन कीजिए, कंसर्न जोन है गुजरात का, यहाँ भी यूज़ हुआ एंथ्रासिन पाउडर इन द प्रोसीडिंग। यूजुअली क्या होता है यूज़ फेनोक्सिलिन पाउडर। एक बात ध्यान रखिएगा कि एन विजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जजमेंट है 3 फरवरी 2021 का, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि जो फेनोक्सिलिन टेस्ट है यह एज सुन एज पॉसिबल जो है परफॉर्म हो जाना चाहिए। जबकि अक्सर ये देखा जाता है कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने में बहुत गलतियां करती है एजेंसी। खासकर बात कर रहा हूँ मैं स्टेट ऑफ हरियाणा जोन की। वहाँ तो ये भी देखा गया है कि सबसे पहले आरोपी को पकड़ लेते हैं, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, फिर प्रोसीडिंग करते हैं, उसके बाद हाथ धुलाई करते हैं, जो अपने आप में गलत है। साथ ही उसके अलावा प्री ट्रैप प्रोसीडिंग जो होती है उसका बड़ा ही महत्व है, और प्री ट्रैप से पहले जो वेरिफिकेशन प्रोसीडिंग है उसका बड़ा ही महत्व है। वेरिफिकेशन प्रोसीडिंग्स यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में की गई। इसके अलावा जो प्री ट्रैप प्रोसीडिंग थी उसमें जो केमिकल यूज़ हो रहा है उसका क्या महत्व है ये नहीं बताया गया। और इसके अलावा जो विटनेसेस थे इनके आने से पहले ही वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट तक को दर्ज कर लिया गया, जो अपने आप में फेटल था। तो कहना यह था डिफेंस का कि देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन, तो डेफिनेट फ़ायदा जो है यहाँ पर आरोपी को मिल गया। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रूफ ऑफ डिमांड इज साइन कौन हो, ये मैं नहीं कहता, जजमेंट कहता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी का। यहाँ पर ट्री कट हुए, उसका था मुआवजा, अक्यूज नंबर 2 ने इंस्पेक्शन नहीं करा। जब रिपोर्ट ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में देयर इज़ नो ओकेजन फॉर अक्यूज नंबर 1 टू डिमांड एनी मनी इफ देयर इज़ नो पेंडेंसी। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कंसर्न आरोपी के पक्ष में निर्धारित किया गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इनिशियली देयर वाज नो डिमांड, और जो भी डिमांड था उसका एविडेंस नहीं है। तो किस प्लेस पे, किस टाइम पर, किस डेट को मांगा गया पैसा, इसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। मियर सरमाइसिस, मियर ओमिनिबस एलिगेशंस कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर प्रोसिक्यूशन। इसके अलावा डिले है 17 डेज की। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 8 है पीसी एक्ट का, उसका प्रोविजो है जो ये आज्ञापक करता है कि कॉज ऑफ एक्शन से रिपोर्ट 7 दिन में हो जानी चाहिए। अब कॉज ऑफ एक्शन क्या है, व्हेन डिमांड इज रेज्ड। इसके अलावा जो प्रेजेंस था विटनेसेस का वो भी डाउटफुल है, ये भी अटैक करा डिफेंस ने। इनका कहना है कि फरियादी पूरी प्रोसीडिंग में बाहर बैठा रहा। जब फरियादी बाहर बैठा हुआ है जो इस केस का आई विटनेस है, तो ऐसे सिनेरियो में उसकी टेस्टिमनी पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट पर 2 वेरिएशंस हैं, टीएल वगैरह वो अंदर है और जो फरियादी वगैरह बाहर है। तो इस पॉइंट को भी कोर्ट ने जो है फेटल माना। अगर आपके केस में पोजीशन है तो उसको देखिएगा। इसके अलावा जो विरोधाभास है वो काफ़ी मेजर थे, और जो ओमिजन्स है मीन्स जो बात छुपा ली गई, ये स्थितियाँ भी काफ़ी मेजर थी। तो कोर्ट ने ओवरऑल इन पॉइंट्स को देखते हुए कंसर्न जो आरोपी थे उनको बरी करने के ऑर्डर कर दिए। चूँकि आरोपी नंबर 2 ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुका था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आरोपी नंबर 1 भी धारा 12 PC एक्ट धारा 120 भी IPC से बरी हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर धारा 7 धारा 13 1D PC एक्ट के लिए जो एलिमेंट फाइल पे होने चाहिए थे वो फाइल पे अस्तित्व में नहीं थे। जब एलिमेंट ही फाइल पे अस्तित्व में नहीं है
तो ऐसे सिनेरियो में ये नहीं कह सकते कि कंसेंट जो अभियोजन है वो जेन्युइन है। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि दे हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ, इनको भी कंप्लाइंसेस करनी है। अगर कंप्लाइंसेस नहीं कर रहे हैं तो फ़ायदा मिल जाएगा। अब साथियों इसके अलावा महत्वपूर्ण कंप्लाइंसेस क्या है, धारा 17 है, धारा 17 PC एक्ट। तो जब भी आप केस को लड़ रहे हो, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ असेस करो, ड्राफ्टिंग पूरी करो, केस को रिव्यू करो। अब होता है क्या कि हम रिव्यू करते नहीं है, केस को लड़ते रह जाते हैं, तो दिक्कतें हमें आ जाती है। देखो भाई, आप पढ़े लिखो, हमारे पास जो है सुविधाएं हैं और हम बेटर से बेटर जो है ओपिनियन सीख कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आप ओपिनियन सीख कर सकते हो, देन व्हाई यू आर गेटिंग ट्रबल्ड। आप एक प्रॉपर केस का वर्कआउट क्यों नहीं तैयार करते हो, उस केस में प्रॉपर तरीके से लॉ की पोजीशन क्या है उसको क्यों नहीं अप्लाई करते हो, उसका प्रॉपर रिव्यू क्यों नहीं करते हो। अगर करोगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। अगर पैटर्न जो है रखोगे ऑर्थोडॉक्स तो आप जीत नहीं पाओगे। पैटर्न को, आपकी युक्तियों को, आपकी स्ट्रेटजी को आपको चेंज करना ही पड़ेगा और आपको बेसिक फैक्ट से लेकर जो बेसिक एलिमेंट है कानून के उसको देखते हुए निष्कर्ष केस में निकालना पड़ेगा, ताकि अपनी जो रूपरेखा है, जो अपनी स्ट्रेटजी है, उसके बेसिस पे अपन केस को लड़ सकें और जो रिजल्ट ऑप्टिमम है उसको अपन ऑब्टेन कर सकें। जो ये लोग लड़ रहे हैं ना, ये लोग पागल थोड़ी ना है कि हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बेसिकली इनका बेस क्लियर था, उनको फ़ायदा नहीं मिला ट्रायल कोर्ट से, तो क्या हो गया, फ़ायदा हाई कोर्ट से मिल गया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि फ़ायदा किसी भी कोर्ट से मिल सकता है, बट आपको स्ट्रेटेजिकली रूप में तैयार रहना पड़ेगा। फैक्ट्स क्या है उस पर होमवर्क करना पड़ेगा और आपका डिफेंस क्या है, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। और अगर आपने होमवर्क कर लिया प्रॉपर तरीके से, सिर्फ आपको स्पेयर करना है रोज़ का 1 घंटा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली जो है वर्कआउट कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो केस स्टडी है वो प्रॉपर वे में कन्वे करी। अब फैसला जो है आपका कि करना क्या है क्या नहीं करना है। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर स्ट्रेटेजी नहीं है, उसके बगैर आगे बढ़ गए तो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है बात ये। जितने भी युद्ध हुए, जो जीते गए, सब में उठा के आप देख लीजिए रिजल्ट्स क्यों आए, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है 10वीं बोर्ड का, 12वीं बोर्ड का, वहाँ भी ये पोजीशन होती है। इसलिए वर्कआउट करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को जो है रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जल्दी मिलते हैं पर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।